अच्छा, लीनियरिटी की कौन सी दो कंडीशंस होती हैं? वो विल टेल। टाइम इनवेरिएंट के लिए तो हमें मैथमेटिकल प्रोसेस करके देखना पड़ता है, लेकिन लीनियरिटी के लिए कौन सी दो कंडीशंस होती हैं, उनका नाम क्या है? सर एडिशन और होमोजेनिटी। एडिटिविटी एंड होमोजेनिटी। ये हमने लास्ट टाइम किया था, अपने एग्जांपल्स भी स्टडी की थी लीनियर सिस्टम्स की, कि सिस्टम्स लीनियर हैं या नॉन लीनियर हैं। ठीक है, तो अगर if you need to refresh your memory, go back to that examples in chapter number 1 of OpenAI and study those examples again. Okay, तो इस चैप्टर में हम सिर्फ कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स के बारे में स्टडी करेंगे। स्लाइड्स में चूंकि कॉन्टिन्यूस टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स के बारे में दिया हुआ है, तो पहले हम बुक से स्टडी करेंगे डिस्क्रीट टाइम लीनियर इन टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स के बारे में। इसके बाद हम कॉन्टिन्यूस टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो वाई लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? Linear time invariant systems plays a very important role. How very powerful mathematical tools have been developed for analyzing linear time invariant systems. Linear time invariant systems are much easier to analyze than systems that are not LTI. Linear time invariant systems को हम LTI कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी LTI दिखा होगा आपने समझ जाना है लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स की बात हो रही है। ठीक है जी। अब अगर लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इतने इम्पोर्टेंट हैं और इनके लिए डिफरेंट टू मैथमेटिकल टूल्स भी डेवलप किए गए हैं फॉर देयर एनालिसिस, तो सिस्टम जो लीनियर टाइम इनवेरिएंट नहीं है, हमने एग्जांपल्स में देखा था कुछ सिस्टम्स ऐसे थे जो टाइम इनवेरिएंट नहीं थे, या कुछ सिस्टम्स ऐसे थे जो लीनियर नहीं थे। مثلا फॉर एग्जांपल एक्स स्केयर सिस्टम, y इज इक्वल टू y ऑफ t इज इक्वल टू एक्स स्केयर ऑफ t, ये सिस्टम लीनियर नहीं है। ठीक है, तो जो सिस्टम लीनियर ना हो उनके बारे में क्या किया जाए, या टाइम इनवेरिएंट ना हो उनके बारे में क्या किया जाए? So in practice, systems that are not LTI can be well approximated using LTI models. ठीक है, ये बहुत कम्प्लेक्स थेरी है जो आप आगे मास्टर्स लेवल पे पढ़ेंगे कि नॉन लीनियर सिस्टम्स क्या होते हैं, उनकी लीनियराइजेशन कैसे होती है। ये अंडरग्रेड लेवल पे नहीं पढ़ाया जाता। तो क्या, बस कहने का मतलब ये है कि जो सिस्टम्स लीनियर टाइम इनवेरिएंट नहीं होते, यानी LTI सिस्टम्स नहीं होते, उनको हम वेल अप्रॉक्सीमेटेड कर देते हैं। दे आर वेल अप्रॉक्सीमेटेड, उनको हम अप्रॉक्सीमेटेड कर देते हैं यूजिंग LTI मॉडल्स। ठीक है, इसकी एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। अब क्लियरली ये सिस्टम, इसको देखा जाए पिक्चर्स अगर इसकी,
डिनोट की जाए। तो ये सिस्टम जो है ये नॉन लीनियर सिस्टम है। तो इसको अगर एलटीआई बनाना हो, लीनियर बनाना हो, तो हम क्या करेंगे, इसको पीस वाइज लीनियर बना देंगे। यानी पहले इस इस पार्ट को एनालाइज कर देंगे। इस पार्ट को हम कह देते हैं ए। इसके बाद इस पार्ट को एनालाइज कर लेंगे। इसे हम कह देते हैं बी। इसके बाद इस पार्ट को एनालाइज कर देंगे। इसे कह देते हैं सी। नेक्स्ट इसको एनालाइज कर देते हैं। इसको कह देते हैं डी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसको हम कहते हैं पीस वाइज लीनियराइजेशन। तो ये एडवांस कॉन्सेप्ट है, ये आप बाद में पढ़ेंगे। जिन्होंने एमएससी करनी हुई वो पढ़ लेंगे। ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं डिस्क्रीट एलटीआई सिस्टम्स। डिस्क्रीट एलटीआई सिस्टम्स के लिए जो फार्मूला होता है आउटपुट फाइंड करने के लिए, वो ये होता है, y ऑफ n इज इक्वल टू समेशन k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ k h ऑफ n माइनस k। ठीक है। इसमें x ऑफ k तो इनपुट है, k समेशन वेरिएबल है। x ऑफ n की जगह हमने इसको x ऑफ k लिख दिया क्योंकि समेशन के अंदर लिखा है। तो अब जो समेशन वेरिएबल होगा वही हम वेरिएबल के तौर पे इसको कंसिडर करेंगे। तो x ऑफ k h ऑफ n माइनस k। ठीक है। अब h ऑफ n माइनस k क्या होता है? h ऑफ n माइनस k को हम इम्पल्स रिस्पॉन्स कहते हैं, शिफ्टेड इम्पल्स रिस्पॉन्स। यानी h ऑफ k n इज इक्वल टू h नॉट n माइनस k, शिफ्टेड इम्पल्स रिस्पॉन्स। h ऑफ n माइनस k को क्या कहते हैं? शिफ्टेड इम्पल्स रिस्पॉन्स। इसका मतलब ये होता है कि अगर सिस्टम को इनपुट, इस सिस्टम, ये एक सिस्टम है, इसको इनपुट अगर x के तौर पे डेल्टा n दे दी जाए और वो डेल्टा k बन जाए, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी उसे हम कहेंगे h ऑफ n। ठीक है। ये इसका मतलब होता है। यानी अगर सिस्टम की इनपुट जो है वो डेल्टा n हो, यानी इम्पल्स हो, तो जो आउटपुट आएगी हमारे पास उसे हम कहेंगे इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स जो सिस्टम्स का होता है, एच ऑफ एन माइनस के शिफ्टेड इम्पल्स रिस्पॉन्स, या एच ऑफ के इम्पल्स रिस्पॉन्स सिंपली, ये ऑलमोस्ट नोन होता है। नोन का मतलब ये है कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको एक्स ऑफ एन दिया होगा और एच ऑफ एन दिया होगा। इसका मतलब ये है कि आपको एक्स ऑफ एन तो पता ही है, समेशन की वजह से हमने इसको एक्स ऑफ के लिखा हुआ है। और समेशन और आगे ये फार्मूला डेरिवेशन जो है वो इसकी कोर्स में नहीं है।
वो फॉरनर जो है उसका रोल नंबर क्या था? सर 42। फोर्टी टू था। अच्छा चलें 12। तो एक्स ऑफ के और एच ऑफ एन माइनस के का आपको पता चल गया कि आपको अभी आगे हम क्वेश्चंस करते हैं तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो ये फार्मूला जो है इसे कहते हैं कॉन्वोल्यूशन समेशन फॉर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, या कॉन्वोल्यूशन सम, या सुपरपोजिशन सम। तो इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं, एक्स ऑफ एन कॉन्वोल्यूशन एच ऑफ एन। ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये आपने याद रखना है कि y of n is equal to x of n convolution with h of n, where x of n is the input to the system and h of n is impulse response. impulse response का मतलब ये है जी। फ्री आपका कोई क्वेश्चन है? एक्सक्यूज जी सर। हाँ जी, बताएं क्या क्वेश्चन है? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही प्रिया। अच्छा बहरहाल ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। y of n is equal to x of n कॉन्वोल्यूशन विद h of n, और इसका फार्मूला फाइंड करने का ये होता है y of n is equal to summation k equal to minus infinity to plus infinity x of k h of n minus k। अब इसको सॉल्व किस तरह करते हैं, ये फार्मूला आपने जहन में रखना है। इसको आप बेशक क्रैम कर लें, याद कर लें, रट्टा लगा लें, ये फार्मूला आपने याद रखना है। कॉन्वोल्यूशन के लिए जब भी आपको क्वेश्चन दिए होंगे, आपको एक्स ऑफ एन दिया होगा और एच ऑफ एन दिया होगा, आपने इस फार्मूले की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है? So what we do, we open another copy of this book so that this formula remain visible to us. So this is example 2.1. लॉबी में जितने भी स्टूडेंट वेट कर रहे थे मैंने उन्हें एंटर कर दिया है, अब कोई भी नहीं वेट कर रहा। ठीक है? अच्छा, कंसिडर एन एलटीआई सिस्टम विद इम्पल्स रिस्पांस एच ऑफ एन एंड इनपुट एक्स ऑफ एन एज इलस्ट्रेटेड इन द फिगर्स। ये आपको दो सिग्नल्स दिए हुए हैं, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। एच ऑफ एन इज 3 pulses, 0 1 2 1, one value have value 1 and ranging from 0 1 2, and x of n
having two pulses at 0 and 1 and having values 0.5 and 2. ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसका कॉन्वोल्यूशन फाइंड करना है, x ऑफ n कॉन्वोल्यूशन h ऑफ n। ठीक है, क्या करेंगे, ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, सिंपल। ये फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, ये देखें कि पहले आप फार्मूला में वैल्यूज रख के देखें कि x ऑफ k जो है वो बेसिकली x ऑफ n है, सिर्फ चेंज ऑफ वेरिएबल है। यानी x ऑफ n की जगह हमने उसको समेशन में लिखा है तो हमने उसको x ऑफ k लिख दिया। ठीक है, x ऑफ n की जगह हमने उसको x ऑफ k लिख दिया, लेकिन बेसिकली वो हमारी इनपुट है। ठीक है, तो आपकी इनपुट जो है वो कितने इम्पल्सेस पे मुहित है, यानी वो जो इनपुट है वो कितने इम्पल्सेस उसमें शामिल है, उसमें सिर्फ टू इम्पल्सेस शामिल है। देयर आर टू इम्पल्सेस इन द इनपुट x ऑफ n, एक 0 पे है और एक 1 पे है। ठीक है, एक 0 पे है, एक 1 पे है। तो y ऑफ n अगर हम इसको वो समेशन को ओपन करके लिखें तो उसको k की वैल्यू पहले लिखें 0, फिर k की वैल्यू लिखें 1। क्यों, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 0 पे है और 1 पे है। -1 पे 0 है, 2 पे भी 0 है और उससे आगे भी 0 हो जाता है। ठीक है, सो y ऑफ n विल बी इक्वल टू, उस समेशन को अगर खोल के लिखें, ओपन करके लिखें, तो दैट विल बी x ऑफ 0 और k की वैल्यू क्या आएगी, फार्मूला क्या था, समेशन -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। फिर देख लें फार्मूला, समेशन k इक्वल टू -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी x ऑफ k h ऑफ n माइनस k। ठीक है, x ऑफ k h ऑफ n माइनस k। अच्छा जी, x ऑफ k h ऑफ n माइनस k, तो x की कौन सी दो वैल्यूज होंगी, अब x की हमने वैल्यूज देखनी है, x की कौन सी वैल्यूज होंगी, x की वैल्यू एक 0 होगी और x की एक वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि x 0 पे डिफाइन है और x 1 पे डिफाइंड है। x 0 पे डिफाइंड है और x 1 पे डिफाइंड है। तो k की वैल्यू क्या रखें, पहले 0 रखें प्लस 1 रखें। तो पहले हम 0 रखते हैं, x की वैल्यू, x ऑफ k की वैल्यू k, x ऑफ k में k की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या बनेगा, x ऑफ 0 h ऑफ n माइनस क्या था, h ऑफ n माइनस k। तो k की वैल्यू क्या हो गई, 0। ठीक है, ये 0 वैल्यू पे आ गया, तो समेशन है उसमें प्लस कर देंगे। अब x की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 पे जो वैल्यू है, x ऑफ 1 h ऑफ n माइनस 1, h ऑफ n माइनस k था, अब k की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया ये।
अब इसकी वैल्यू यहाँ पे जो x की वैल्यूज थी वो रख दें। x ऑफ 0 की वैल्यू क्या थी? 0.5 रख दें, मल्टीप्लाइड बाय h ऑफ n प्लस 1 पे क्या वैल्यू थी? 2, तो x ऑफ 1 की वैल्यू 2 रख दें और ये h ऑफ n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इसी तरह ये ग्राफ में हमने आपको बुक में आपको बताया हुआ है कि किस तरह 0.5 h ऑफ n कैलकुलेट करना है और किस तरह 2 ऑफ h n माइनस 1 कैलकुलेट करना है। 0.5 h ऑफ n प्लस 2 ऑफ h n माइनस 1। अब h ऑफ n माइनस 1 का क्या मतलब है, कोई मुझे बताए? हाँ जी, कोई स्टूडेंट बताए कि h ऑफ n माइनस 1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब तक आप ये नहीं बताएंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आपको h ऑफ n माइनस 1 कैलकुलेट नहीं करना आता तो इसका मतलब है आपको सिग्नल शिफ्टिंग, स्केलिंग, वो आपको कुछ भी नहीं आता। सही सिग्नल डिले होगा शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, ये सिग्नल डिले होगा बाय व्हाट अमाउंट? सब 1। 1। तो आपके पास h ऑफ n गिवन है, ये h ऑफ n है, तो h ऑफ n माइनस 1 क्या होगा? ये 1 टाइम्स डिले हो जाएगा। ठीक है, और 2 जब इसके साथ लगा हुआ है, इसके साथ एम्पलीट्यूड में 2 लगा हुआ है, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसकी जो इम्पल्सिस की वैल्यू है वो क्या हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी, 1 की बजाय वो 2 हो जाएंगी, और ये सिग्नल जो है ये डिले हो जाएगा फ्रॉम 0, 1 एंड 2। ये देखें ऐसे ही हुआ है, सॉरी 0 मैंने ऐसे ही कह दिया, 0 पे तो वैल्यू कोई भी नहीं होगी क्योंकि शिफ्ट हो जाएगा 1, 2 एंड 3। तो ये सिग्नल जो है ये शिफ्ट हो गया बाय 1, और इसका एम्पलीट्यूड क्या था? 2, तो वैल्यू जो है 2 से मल्टीप्लाई हो गई है। जबकि 0.5 एच ऑफ एन कैलकुलेट करने के लिए हमने वैल्यू को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं, दिस इज बेसिक स्टफ। अगर ये समझ नहीं आ रही आपको तो अभी क्वेश्चन पूछ लें, क्योंकि ये फिर बाद में समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, आपको अगर कोई समझ नहीं आ रही कोई चीज़ कि कैसे कैलकुलेट करनी है, अब इन दोनों सिग्नल्स को हमने ऐड करना है। ठीक है,
सबको क्लियर है? यस नो में आंसर कर दें। सर जी पूछें। सर जो हम न्यूमेरिकल करेंगे इसी तरह के क्वेश्चन होंगे उसमें हम इसी तरह यूं ग्राफ भी बना के रिप्रेजेंट करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, या सिर्फ जस्ट न्यूमेरिकली जिस तरह ऊपर? ग्राफ भी बना के रिप्रेजेंट करेंगे, ओके सर। जिस तरह इस एग्जांपल में दिया हुआ है उसी तरह करेंगे। ठीक है, ओके सर। और कोई क्वेश्चन? मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क नाउ, देन वी विल प्रोसीड। ये रोल नंबर 14 हमारी क्लास का है। चलें ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या करना है, हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन क्या थी, 0.5 एच ऑफ एन प्लस 2 एच माइनस 1। अब हमने 0.5 एच ऑफ एन कैलकुलेट कर लिया एंड 2 ऑफ एच एन माइनस 1 कैलकुलेट कर लिया। तो अब इन दो सिग्नल्स को हम ऐड कर देंगे, दोनों सिग्नल्स को क्या करेंगे, समेशन कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे पल्स बाय पल्स। इन दोनों सिग्नल्स को ऐड कर दें। 0 प्लस 0.5 0.5, 2 प्लस 0.5 2.5, 2 प्लस 0.5 2.5, 2 प्लस 0 2। ठीक है, तो ये हमारा y ऑफ n आ गया। ठीक है, पल्स बाय पल्स हमने इन दोनों सिग्नल्स को ऐड कर दिया। अब इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से करते हैं। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम इक्वेशन नहीं बनाएंगे, उसमें हम डायरेक्टली y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी y की वैल्यू जो है, पहले आप क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन कोई आपको ज़हन में है कि नहीं है। कोई क्वेश्चन नहीं है, समझ आ गई आपको पहली एग्जांपल? Have you understood the first example? Okay, I will assume that you have understood the first example. Then let's go to the example 2.2. सेम सिग्नल है, x ऑफ k ये है और x ऑफ h ऑफ n माइनस k जो है वो ये है। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि y की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड करनी है, वो हमने इक्वेशन नहीं बनानी, यानी इक्वेशन को समेशन में नहीं लेके आना, क्योंकि अगर उसमें ज़्यादा टर्म्स हो जाएं
तो फिर तो हम उसको ऐड ही करते रह जाएंगे, क्योंकि अभी के की सिर्फ कितनी वैल्यूज थी, 2 वैल्यूज थी। लेकिन अगर के की ज़्यादा वैल्यूज हो जाए, फॉर एग्जांपल 10,000 वैल्यूज हो जाएं के की, तो फिर क्या करेंगे? फिर तो ऐड नहीं कर सकेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम n की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो फार्मूला याद रखें। फार्मूला क्या है? y ऑफ n इज इक्वल टू k इक्वल टू माइनस समेशन k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ k h ऑफ n माइनस k। अब y की वैल्यू 0 रख दें, यहाँ पे n की वैल्यू 0 रख दें y ऑफ n में। क्या होगा इसमें? h ऑफ 0 माइनस k हो जाएगा, x ऑफ k वैसे ही आ जाएगा, h ऑफ 0 माइनस k आ जाएगा, x ऑफ k h ऑफ 0 माइनस k। ठीक है। इसी तरह x, अब यहाँ पे y ऑफ n की वैल्यू, n की y ऑफ n में n की वैल्यू 1 रखें, क्या हो जाएगा? समेशन x ऑफ k h ऑफ 1 माइनस k, n की वैल्यू 1 रख दी। इसी तरह यहाँ पे n की वैल्यू 2 रख दी। आगे देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। इसको सॉल्व भी तो करना पड़ेगा ना समेशन को। आगे देखते हैं सॉल्व किस तरह करना है। सबसे पहले आप x ऑफ k और h ऑफ n माइनस k को n लेस देन 0 के लिए एवेल्युएट करें। तो कैसे एवेल्युएट करेंगे? x ऑफ k जो है वो x ऑफ k रहेगा, 0 1 पे उसकी वैल्यू 0.5 और 2 ही रहेंगी। जो h ऑफ n माइनस k है वो कैसे होगा? k एक्सिस है, पहले ये याद रखना है, k एक्सिस है, n एक्सिस नहीं है, k एक्सिस है, क्योंकि समेशन में हमारे पास k है, n नहीं है। ठीक है। तो k एक्सिस है, k एक्सिस में पहले सबसे पहले इसको रिवर्स करेंगे, h ऑफ माइनस के फाइंड करेंगे और उसमें प्लस n कर देंगे। ठीक है, प्लस n कर देंगे। तो h ऑफ n माइनस के कहाँ पे आ जाएगा? n चूँकि जनरलाइज है, हमें नहीं पता n की वैल्यू अभी क्या है। तो अगर n की वैल्यू हम लेस देन 0 लें तो देर इज नो ओवरलैप बिटवीन x ऑफ k एंड h ऑफ n माइनस के, यानी इनकी जो प्रोडक्ट है x ऑफ k एंड h ऑफ n माइनस के वो 0 है। कैसे 0 है? क्योंकि n लेस देन 0 है और x ऑफ k जो है वो सिर्फ 0 और 1 पे डिफाइंड है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? अगर नहीं क्लियर हुआ तो पूछ लें। अब हमने कैलकुलेट करना है h ऑफ 0 माइनस के। h ऑफ 0 माइनस के कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब n जो है वो कहाँ पे आ गया है? n जो है वो यहाँ पे आ गया है 0 पे। ठीक है, और इन दोनों सिग्नल्स को ऐड कर दें, मल्टीप्लाई करें पहले h ऑफ x ऑफ k एंड h ऑफ 0 माइनस के, इसको मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ। तो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट क्या आएगा?
इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट क्या आएगा, ये सिग्नल और x ऑफ k सिग्नल। इसकी मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 क्या आएगा, कोई नहीं समझ आ रही है ना। पॉइंट 5 आ जाएगा ना, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ तो क्या आ जाएगा 0.5। अच्छा मीटिंग एंड होने वाली है, इसके बाद आपको दोबारा समझाता हूँ।